सॉरी जो पहले पार्ट के अंदर वो कॉल आने की वजह से कट गया हूँ। तो अभी जो पूरा जो सिस्टम है, नोटबंदी से इनको क्या फ़ायदा होगा, सरकार को क्या फ़ायदा होगा या जनता को क्या नुकसान होगा? अब ये जो लोगों ने जो पैसा रखा हुआ है वो तो फँसेंगे सब, चलो मान लिया कि वो सब फँसेंगे और ब्लैक मनी पे एक अटैक है अप टू सम एक्सटेंट। लेकिन सिर्फ ये विरोधियों का ब्लैक मनी ही कब्जे में करेंगे या कुछ उन्हीं को दिक्कत होगी जो, और इलेक्शन के अंदर वो फंड यूज़ नहीं कर पाएंगे, जैसा कि पिछले बार नोटबंदी के समय हुआ था। जो इलेक्शन था उन्होंने यूपी का इलेक्शन भी जीता था, इसी मुद्दे पे जीता था। इसी मतलब मेन रीज़न यही था, उसका मुद्दा नहीं लेकिन मेन रीज़न यही था कि उसके पीछे लोगों के पास पैसे ही नहीं बचे थे। सारा ब्लैक मनी जो स्टोर था लोगों का वो डेड हो गया था पिछली बार। तो लोगों, गरीब आदमी तो बहुत ही दुखी होते, पहले तो लाइन में लगे होते हम लोग। अब तो 2000 रुपये भी नहीं निकालने की लिमिट, 2000 रुपये लिमिट थी, निकालने की खर्चा भी नहीं चल पा रहा था, इतने इतने दिन के अंदर दे रहे थे। और बहुत मुसीबत में, और अपना पैसा निकालने के लिए लोग लाइनों में खड़े थे। और बहुत लोगों की, किसी के घर में शादी थी, किसी के घर में कोई इमरजेंसी थी, मेडिकल इमरजेंसी थी, लोग मर गए, बहुत प्रॉब्लम हुआ लोगों को। तो सरकार तो सोचती नहीं उन चीज़ों के बारे में। सरकार को कोई लेना देना नहीं, जनता से तो लेना देना है ही नहीं उनको। तो सरकार तो सिर्फ वोट की राजनीति करती है कि वोट किसी भी तरह से, चाहे धर्म के नाम पे, चाहे बजरंगबली के नाम पे, चाहे जय श्री राम के नाम पे वोट मिलना चाहिए। सरकार को भाड़ में जाए जनता उसके बाद में। दे डोंट बॉदर अबाउट पीपल, एक्चुअली पीपल इन दिस कंट्री। सो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क तो जनता को ही पड़ेगा। लेकिन अब ये जो इसका इम्पैक्ट है वो क्या क्या हो सकता है। एक तो जो लोकल मार्केट है उसमें पैनिक फैल सकता है, वो फैलेगा, फैल चुका है ऑलरेडी। ये न्यूज़, इस तरह की न्यूज़ होती है ना, फाइनेंशियल न्यूज़ 1 मिनट में आपकी तरफ फैलती है। अब जो लोग दहशत में आ गए हैं, जिन लोगों को, कई लोगों को तो शायद मेरे ख्याल से हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है कि जनता भी स्टोर कर लेती है कि जिस हिसाब से यहाँ का जो एक टैक्स सिस्टम है, इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है, वो कहीं भी राहत नहीं देता आम आदमी को, कहीं भी राहत नहीं देता है। आप देखते हैं कि पहले जो एक सिस्टम था अंग्रेज़ों के ज़माने में, वो भी बहुत ज़्यादा टैक्स करते थे, क्योंकि लेकिन उनके देश के लोग नहीं थे। वो तो समझ में आता कि दूसरे देश के लोग हैं, खून नचोड़ो इनका और खून चूसो, टैक्स लगा दो, नोट लेके चले जाओ। लेकिन उसके बाद भी, आज़ादी के बाद भी लोगों को आज़ादी मिली नहीं। ना उनको धार्मिक आज़ादी मिलती है, ना उनको एक फिजिकल जो एक फ्रीडम है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम है, जो लोगों को बोल सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, नहीं कह सकते, ये भी फ्रीडम नहीं है। आज की डेट पे लोगों को अरेस्ट करा जा रहा है, हालत बहुत ख़राब है। लोगों को अरेस्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं उसके इन्फ्रिंज करते हैं। सरकार खुद इन्फ्रिंज करती है, उसको वायलेट करती है। अब किसके पास जाओगे आप? जब सरकार खुद वायलेट कर रही है तो जनता क्या सरकार के खिलाफ में कोर्ट में जाएगी? कोर्ट में भी उन्हीं के नुमाइंदे बैठे होते हैं, कहीं ना कहीं उनके फेवर करके ही वो बैठे होते हैं। जुडिशरी की तरफ भी आप कहाँ देखोगे? तो आप ये देखिए कि जनता को नुकसान होने वाला है। इस समय पैनिक फैलेगा मार्केट के अंदर। सुबह तक देखना पूरी जो शेयर मार्केट है कोलैप्स कर जाएगी बुरी तरह से। और कल तो सैटरडे है, शायद मंडे तक देखो क्या इम्पैक्ट होता है इसका। तो कल तो बंद है मार्केट और संडे को भी बंद है। मंडे को मोस्ट प्रॉब्ली कोई अगर न्यू डेवलपमेंट नहीं होता है तो 100% क्रैश होगा मार्केट। तो अब इसका जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा के आप इन्फ्लेशन को कब तक कंट्रोल करते रहोगे? जनता को वैकूफ़ नहीं बनाया जा सकता ज़्यादा दिन तक। तो एक जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो मुझे बता रहे थे कि बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है देश के अंदर, और लोन पे लोन लिए जा रही है सरकार प्रोजेक्ट्स के लिए, और उन प्रोजेक्ट्स के अंदर ईमानदारी तो बढ़ती नहीं जाती। और वो इंजीनियर थे अपनी फील्ड के, और सीए भी थे, इंजीनियर भी थे, काफ़ी एक्सपर्ट माने जाते हैं वो गवर्नमेंट के कई प्रोजेक्ट से जुड़े हुए पिछली सरकारों में भी। तो वो बता रहे थे कि 70% तक तो पैसा, जैसे 100 रुपये हैं तो 100 रुपये का अगर प्रोजेक्ट है तो 30 रुपये का पैसा लगता है और 70 रुपये खा जाते हैं गेम के नाते। वो मटेरियल में मिक्स करके कौन सा मटेरियल लगाया, क्या नहीं लगाया, तमाम मिक्सिंग करते हैं और कचरा पचरा करके। तभी तो देखो कितने कितने प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। यूपी के अंदर जो मेरठ हाईवे बना था 4 दिन में टूट गया था, उसको महा प्रोजेक्ट बता रहे थे, इतने बड़े, ये जोड़ देंगे वो जोड़ देंगे। और तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं आप देखते हो कि जनता के पैसे हैं, जनता के टैक्स के पैसे जनता देती है। वो जीएसटी एंड के अंदर, एंड जो बायर है, जो खरीदता है प्रोडक्ट को, जनता, वो तमाम जीएसटी जुड़ता वो प्रोजेक्ट उसका इतना बड़ा हो, वो रेट बढ़ जाता है कि वो जाके लास्ट के अंदर जनता को चुकाना पड़ता है। और जनता जो टैक्स देती है तो जनता के साथ धोखा होता है। उसके पैसे को कहाँ कहाँ लगाया जाता है? जहाँ पे जंगल होता है, जंगल में रोड बनाए जाते हैं और जंगल में प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं बड़े बड़े, और उनके बारे में जनता को पता नहीं होता, ना जनता को बेनिफिट होता उनका। और वहाँ पे ये सब लगाए जाते हैं जब जनता, जहाँ पे ज़रूरत है रोड की, जहाँ पे रोड टूटे पड़े हैं सोसाइटीज़ के अंदर, और
हाईवेज टूटे पड़े रहते हैं, गड्ढे रहते हैं, जाम लगे रहते हैं, आए दिन जनता परेशान रहती है, जनता चीखती रहती है कि रोड को बनाओ। वहाँ पे रोड नहीं बनाए जाते। रोड वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ पे लोग नहीं मांग रहे होते हैं। कोई भी जंगलों के अंदर रोड बनाए जाते हैं, बड़े बड़े हाईवे और प्रोजेक्ट्स, और पास पड़ोस की सारी ज़मीन को कमर्शियल घोषित करके उनको बड़े रेट पे बेचा जाता है और पहले अपने बंदों के द्वारा खरीद लिया जाता है। ये तमाम जो गैमेट है, पूरा का पूरा जो गेम है, जो खेला जिसको कह सकते हैं करप्शन का, वो नेटवर्क है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये पूरे की पूरी सरकार है, सारी तमाम पार्टियाँ, कांग्रेस, बीजेपी, सब मिली हुई है इसके अंदर, आपस के अंदर। दे आर नॉट गोइंग टू गिव एनी रिलीफ टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री। वो कोई भी फ़ायदा नहीं करना चाहते, जनता को कोई राहत नहीं मिल रही, जनता के बारे में सोचते ही नहीं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। उनकी अय्याशियाँ लोगों की चलती रहती हैं, तमाम बातें मीडिया के अंदर करते हैं, सारे पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ में बोलते हैं, ये बोलते हैं, एक दूसरे को उलट सुलट बोलते हैं, और तमाम चैनल्स में आते हैं वो लोग। उसके बाद में शाम को बैठ के एक साथ जाम छलकाए जाते हैं, तमाम पार्टी के लीडर एक साथ बैठे होते हैं, जनता को धोखा देते हैं, जनता को पता नहीं चलता। जनता सोचती है कि ये कांग्रेस, ये बीजेपी एक दूसरे को लड़ते रहते हैं, जनता लड़ती रहती है उनकी वजह से, लेकिन हकीकत के अंदर कहानी कुछ और होती है बैकग्राउंड में। तो ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो बता रहे हैं एक्सपर्ट कि इंडिया को भी झेलना पड़ेगा, जैसे श्रीलंका में और पाकिस्तान में हालात हुई हैं, और दूसरे देशों के अंदर, यूरोप के कई देशों में हालात हुई, अमेरिका में भी कोलैप्स होने वाला सिस्टम। वो इस चक्कर में वो बॉम्ब मार मुड़ के इधर उधर कर आके आंकड़ा फिट करना चाहता है, या कोई दूसरा कोई बेनिफिट मिलने वाला है उसको, या कोई अपनी अलग से गेम के अंदर लगे हुए यूक्रेन और रशिया के वार के अंदर। लेकिन हकीकत के अंदर कुछ और सिस्टम है जो कोलैप्स हो रहे, जो अमेरिका में भी इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, इतनी महंगाई हो रही है, और वहाँ का जो फेडरल बैंक है वो रेपो रेट बढ़ाया जा रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाता जा रहा है। कितना बढ़ाओगे? उससे एक हद तक तो चल जाएगा, लेकिन उसके बाद में मार्केट बार बार कोलैप्स हो रही है, और उसका कोई एंड दिखता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि दुनिया के अंदर वॉर की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से उसके एज इट्स कॉन्सिक्वेंसेस एक्चुअली वो कोई चीज़ गायब हो जाती है मार्केट से। खाद्य पदार्थ है, या ऑयल है, क्रूड ऑयल है, या गैस है, तो उसका कहाँ से भरपाई करोगे आप बताइए? लाओगे कहाँ से? उसके रेट बढ़ाने से तो नहीं होगा ना। तो वो एक लिमिट तक आप बढ़ाओगे, उसके बाद में जनता चीखेगी। तो वो कोलैप्स एक सिस्टम है, वहाँ पे वो तो लोग अटैक कर देते हैं एक दूसरे पे, और आर्म्स बेच के अपना पूरा कर लेते हैं। अब यहाँ पे देश के अंदर जो हालात हैं इस समय, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है? लगातार प्राइवेट कर रही है, चीज़ों को बेच रही है। सरकार के पास इसका मतलब पैसा नहीं है। क्यों बेच रही है? अब सोचिए ना, नवरत्न कंपनियों को भी बेच रही है, बड़ी बड़ी कंपनी को प्राइवेट कर करके बेचा जा रही है। क्यों बेचा जा रही है? और वो जो वो कह रहे हैं कि सिक यूनिट्स है। अब एक कंपनी आपके पास है तो वो बीमार है, चल नहीं रही है, प्रॉफिट में नहीं चल रही, जैसा आप कह रहे हैं, लॉस में चल रही है, तो वो आपके मित्र जो इंडस्ट्रीज़ खरीदते हैं उसके बाद प्रॉफिट में कैसे चले जाती है? उनको प्रॉफिट हो जाता है। क्या प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, वैकूफ़ तो है नहीं कि आपकी चीज़ को खरीद लेंगे वो। उनको दिखेगा कुछ क्या प्रॉफिट आ सकता है, तभी तो खरीदते हैं वो लोग। पागल तो नहीं है वो, टॉप पे इसीलिए तो है, दुनिया में लीड कर रहे हैं पूरे ग्लोबली वो लोग, अंबानी, अडानी, दमानी, ये लोग। तो कोई रीज़न होगा ना वो क्यों खरीदते हैं उनको। जब वो खरीदते हैं तो फिर आप बेच क्यों रहे हैं? इसका मतलब आपसे समझ नहीं रहा है कि आपको चलाना नहीं आता। एक तो सरकार चलानी नहीं आती आपको, सुशासन नहीं है, ये कुशासन है, आपको चलाना बिल्कुल नहीं आता, गवर्नेंस नाम की चीज़ आपको पता नहीं है, आप सिर्फ करप्शन करने में लगे हुए हैं, जैसा कि जनता बोल रही है। और ये अगर आपको आता भी है तो फिर बेच क्यों रहे हो? या तो आपके फंड की कमी है, जैसा कि ग्लोबल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, लगातार लोन लिए जा रहे हो प्रोजेक्ट्स के लिए, आप विदेशों से लोन लिए जा रहे हो, IMF से भी ले रहे हो, वर्ल्ड बैंक से भी ले रहे हो, उसका बढ़ता ही जा रहा है, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता जा रहा है। वो हमारे देश में भी वैसी हालत होने वाली है जैसे कि पाकिस्तान में होने वाली है। ये एक अंदेशा लगाया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा, और ये पॉसिबिलिटी है। उस स्थिति के अंदर बीजेपी क्या करेगी? और बीजेपी लूट लाट के भाग जाएगी। जो नई सरकार आई है, अगर सोचते हो कि कांग्रेस ईमानदार है, जो कि वो नहीं है, 2011 के अंदर उनकी सरकार भी करप्शन की वजह से ही हटी थी, और आज इन पे भी लगातार करप्शन के चार्जेस लगाए जा रहे हैं। और ये अगर ये सरकार जाती है, कांग्रेस आती है, वो भी डूब जाएगी, देश पूरी तरह से डूब जाएगा। आज हालात देश की बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। ये उसका एक विजिबल एग्जाम्पल ये 2000 का नोट बंद करके सरकार ने दिखाया है कि वो पैनिक में है। सरकार पैनिक में है। प्राइवेट करती रही इतनी सारी चीज़ों को, क्यों करते रहे प्राइवेट? आप लगातार प्राइवेट करते जा रहे हो, बेचे जा रहे हो, एयर इंडिया से लेकर तमाम चीज़ें, तमाम कंपनियों को, जो नवरत्न कंपनियां उनमें भी आप लगातार बेच रहे हो। क्यों बेच रहे हो? ये कि आप पैसा इकट्ठा करना चाहते हो, आपके पास पैसा देना है, कहीं आपने लोन लिया हुआ है आपने। ये जनता को नहीं बता रहे हो आप, जनता को बताइए आप कि आपने इंटरनेशनल लोन लिया हुआ है बैंकों से, कर्ज देश पे बढ़ता जा रहा है, और वो लोन आप चुकाएंगे कैसे? और वो जो बढ़ता रहेगा, उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा, तो आप भी पाकिस्तान जैसे क्राइसिस में, जैसे कि वहाँ पे वो रेड लिस्ट के अंदर है, वैसे ही ये भी
हमारा देश भी उसी स्थिति के अंदर जा रहा है। लेकिन कुछ लोग तो अमीर बन रहे हैं, अडानी, अंबानी, दमानी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो तो शेयर मार्केट में भी खूब दबा के नोट कूट रहे हैं और लगातार ग्लोबली वो टॉप पे पहुँचे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अंदर यही आया, उसके अंदर उसके भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनके ऊपर, कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ की बात करी गई, लेकिन उसके ऊपर समिति बना दी गई। उसके बारे में कहा गया कि 2 महीने के अंदर उसका जो रिपोर्ट आ जाएगी समिति की, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं आई। और समिति के जो बंदे थे, कमेटी जो थी, उसके बंदों ने कह दिया कि भैया अभी 6 महीने का समय और दे दो। उनको 6 महीने का समय मांग लिया उन्होंने और कह रहे हैं 15 महीने और लगेंगे, टोटल 15 महीने लग सकते हैं। भैया इतना क्या घपला है कि जो आपके समझ में नहीं आ रहा, या तो आप एक्सपर्ट नहीं हो उस चीज़ के, है ना। किसी को भी उठा के बना दिया होगा आपने कि ये लो जी आप संभालो, तो आप करो, तो उनको समझ में आएगा भी नहीं हो कि आप 15 महीने हो, तब तक तो 2024 का इलेक्शन इधर या उधर हो चुका होगा, आपका संकट दूर हो चुका होगा। तो उसके बाद आ भी जाए रिपोर्ट तो फ़र्क क्या पड़ता है, राइट। उसके बाद तो आप संभाल ही लेंगे 5 साल के लिए, तो आप आ ही गए। उसके बाद में आप मैनिपुलेट करेंगे। तो ये लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए। सरकार एक ऐसे प्रॉब्लम में फंसा रही है, जाल के अंदर, कि अब बहुत भयंकर हालत होने वाली है पूरे देश की। और जो ऐसा लग रहा है कि ये प्राइवेटाइजेशन से लेके और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक मेन क्वेश्चन ये है कि जब सरकार, जनता, देश संकट के अंदर है, देश पे आर्थिक संकट मंडरा रहा है बहुत बुरी तरह से, और सरकार डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीद रही है, फिर यहाँ पे भी बना रहे हैं, बेच भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। आप बहुत सारी फ्रांस से भी डील करी है आपने और रशिया से भी डील करी है। तो वो पैसा डील कितने की हुई, कितने की कॉस्ट है उसकी ओरिजिनल, कितने के अंदर आपने ख़रीदा है, इसके बारे में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जनता क्वेश्चन पूछती है, आप कोई भी जवाब नहीं देते। डिफेंस की बात है जी, देश के लॉ, देश की सिक्योरिटी के इशू आ जाते हैं, उस पर आपको एग्जाम्पशन मिल जाता है, आप जवाब नहीं दे सकते। ITI को जीरो कर दिया गया, ITI की कोई वैल्यू नहीं है। तो तमाम क्वेश्चंस क्या है कि आप जनता को बताएंगे नहीं कि देश संकट के अंदर है, देश आर्थिक संकट में है, उसके परिणाम बहुत सारे निकल सकते हैं देश में। आर्थिक के अलावा भी दूसरे रिजल्ट्स निकलते हैं। देश कमज़ोर हुआ पड़ा है और उस समय आप बेच बाच के भाग भी जाओगे, क्योंकि आपने सारा का सारा पैसा GST का लगता है। तो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स कहाँ लगा जा रहे हैं, पूरे देश का पैसा कहीं ना कहीं एक राज्य के अंदर घुमाया जा रहा है, घुमा के वहाँ पहुँचाया जा रहा है। तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो कंपनीज़ लगाती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ लगा रही है, देश के अंदर आ रही है, या इंडिया की भी टॉप कंपनीज़ जो लगा रही है, टाटा हो या बाहर की कंपनियां कर रही हैं, जो भी सेमीकंडक्टर हो, या तमाम जो भी प्रोजेक्ट बड़े बड़े लग रहे हैं, वो गुजरात में लग रहे हैं। और गुजरात में क्योंकि फैसिलिटेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है, गवर्नमेंट पता है कि सेंटर में गवर्नमेंट उन्हीं की है, और वो लोग पैसे को कहीं ना कहीं करके सारा पैसा गुजरात पहुँचाया जा रहा है। और सुपर ट्रेन भी, बुलेट ट्रेन भी कहाँ चल रही थी, अहमदाबाद से बॉम्बे चल रही थी। वो देश की राजधानी, हमारे देश के नेता लोग राजधानी दिल्ली को मानते नहीं, जबकि होना ये चाहता कि दिल्ली जो राजनीतिक जो एक राजधानी है देश की, जो देश की राजधानी दिल्ली, वहाँ से कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया बॉम्बे तक समझ में आती है सबको कि वहाँ पे आप ट्रेन चलाते तो शायद कनेक्टिविटी होती नॉर्थ की उस एरिया से, तो उस पर फ़ायदा होता पूरे देश को। लेकिन वो अहमदाबाद से चलाई जा रही है, अहमदाबाद से उसका प्रोजेक्ट है, अहमदाबाद से बॉम्बे तक। तो इसका मतलब है कि आपको सिर्फ अहमदाबाद और गुजरात नज़र आता है देश की जगह पे, पर वो आपको देश पूरा नज़र नहीं आता है। तमाम उनकी पॉलिसीज़ जो हैं और जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो गुजरात में लगा जा रहे हैं, उनसे काफ़ी जॉब्स जनरेट होते हैं, काफ़ी जॉब क्रिएट हो रहे हैं उससे। वो भी गुजरात के लोगों को, लाखों जॉब्स भी वहीं के लोगों को मिलेंगे, पूरे देश के लोगों को नहीं मिलेंगे। बाकी जितने भी राज्य हैं उसमें जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं, तमाम हमारे देश के रिसोर्सेज हैं, और जो फंड्स हैं उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सभी राज्यों में नहीं होता। इसी वजह से कई राज्य पिछड़े हुए हैं, बहुत गरीब हैं, भूखमरी है, वहाँ पे पॉवर्टी है और हालात बहुत ख़राब है, लोगों को खाना भी नहीं मिलता है। और जब उन लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पाता है, बहुत सारे राज्य हमारे अभी भी पिछड़े हुए हैं। देश कहने को तो लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। डेमोक्रेसी भी धज्जियाँ उड़ा चुके हैं आज के जो नेता लोग हैं। और इस बात से ही आप समझ सकते हैं कि देश के जो सत्ताधारी जो नेता हैं वो कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को खाना देते हैं। अब 80 करोड़ लोगों को खाना देते हैं, वो कहते हैं हम फ्री खाना देते हैं, राशन देते हैं। खाना तो क्या, राशन देते हैं। तो अगर वो राशन, इससे एक बात क्लियर पता लगती है कि 80 करोड़ लोगों को राशन, जो एक बेसिक चीज़ है, अनाज वगैरह, ये भी नहीं है लोगों के पास। तभी तो देते हैं आप, उनके पास नहीं है। इसका मतलब है कि 80 करोड़ जिस देश के लोग गरीबी रेखा से नहीं, जिसके पास राशन ही नहीं है, अनाज ही नहीं है, इसका मतलब है गरीबी रेखा से नीचे होगा, उसके पास खाने का पैसा भी नहीं है, है ना।
तो वो गरीबी रेखा से भी नीचे हैं वो लोग, उनके पास राशन नहीं है। आप ही कह रहे हो कि 80 करोड़ लोगों को देते हैं, तो 80 करोड़ लोग एक ह्यूज परसेंटेज है देश की। तो 125 करोड़ लोगों का देश भारत, जिसको कि हमारे देश के नेता बोलते हैं कि, तो उसका आप समझ लीजिए 80 करोड़ 90 करोड़ लोग इस देश के अंदर गरीब हैं। कितनी बड़ी परसेंटेज है, 80% के करीब लोग गरीब हैं देश के अंदर। हालत ख़राब है। गरीब जितने भी भारत के रिसोर्सेस हैं, पूरे फंड्स हैं, लैंड्स हैं, तमाम कुछ परसेंट लोगों के हाथ के अंदर है। इंडस्ट्रीज़ की जहाँ तक बात करोगे तो 1% भी नहीं है। 125-150 करोड़ लोगों के अंदर अगर 1% भी देखते हो तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा बनेगा, 1.20 और 1.50। तो 1 करोड़ 1 करोड़ भी ले तो 1 करोड़ तो इंडस्ट्रीज़ नहीं है देश के अंदर। और अमीर लोग भी कितने हैं, थोड़े से हैं। तो वो तमाम जो लैंड है देश की, लैंड, फॉरेस्ट, जल, सब कुछ कब्जे में कर लिया गया है। उस पर कॉमर्शियल प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, चाहे पानी मिले ना मिले किसानों को, वो पानी ख़राब हो जाए, चाहे उस पर बांध बनाए जा रहे हैं, चाहे जोशीमठ के अंदर धरती धंस जाती है, लोगों के मकान टूट जाते हैं, कॉलोनियाँ धंस जाती है, बर्बादी आती है, जनता की आ रही है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और केदारनाथ में जो एकदम से वो जो ऊपर पानी स्टोर किया हुआ था वो फट गया था, टूट गया था। इस वजह से सारा का सारा जो बांध बनाया हुआ था पानी रोकने के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए, वो टूट गया, सारा पानी नीचे आ गया। उससे त्रासदी आई, हज़ारों की संख्या में लोग मर गए थे केदारनाथ के अंदर। अभी तक भी रिपोर्ट नहीं आई है। उन लोगों को दफन का दफन छोड़ा हुआ है, आज तक उनके कंकाल भी नहीं निकाले गए हैं। ऐसी रिपोर्ट आती है, वहाँ के एनवायरमेंटलिस्ट बोलते हैं उत्तराखंड के कि अभी तक जो दब गए वो मलबे में दब गए, ऐसे कैसे, वो अभी तक भी खुदाई नहीं करी गई हो चाहिए थी। तो वो तमाम चीज़ें कि देश के लोगों को नुकसान होता है। और ये हाइड्रो प्रोजेक्ट कहीं पे भी लगाते रहते हैं। अभी भी सिक्किम से भी काफ़ी एक्टिविस्ट लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो भी बोल रहे थे कि ये वहाँ पे भी बहुत बुरे हालत है। वहाँ का जो पूरा फ्लोरा फोना है, जो पूरा नॉर्थ ईस्ट की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। वहाँ के भोले वाले लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनको सब विभाग दिखाए जा रहे हैं। अमृत काल की बात करी जाती है और स्वर्ग के वो बताया जाता है कि स्वर्ग आएगा और अमृत काल आ रहा है। तो ऐसा अमृत काल का क्या मीनिंग है जहाँ लोगों को खाने के लिए खाना नहीं है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोग भूखे हैं इस देश के अंदर और मेल न्यूट्रिशन से लोग मर रहे हैं। क्राइम्स की इतना ज़्यादा पीक पे पहुंच रहा है कि आप सोच सकते हैं कि एक राज्य के अंदर ही जो टॉप पे, जो NCRB के डाटा के हिसाब से जो 12 राज्य टॉप के जो मैं बताता हूँ पूरे देश के अंदर, उसमें से 7 बीजेपी रूल स्टेट्स हैं। पहले पे यूपी है 56,000 केसेस के साथ में, और वो 10% भी रजिस्टर्ड नहीं होते हैं FIR। आप देख सकते हैं जब वो वीमेन रेस्लर जब इतने दिन से 27 दिन हो गए, अभी बड़ी मुश्किल से तो उनकी FIR लॉन्च हुई थी, अभी तक वो बंदा नहीं पकड़ा गया और ना कुछ एक्शन हुआ है, उसमें अरेस्ट भी नहीं हुआ है वो। तो आप देखिए कितनी मुश्किल से FIR लॉन्च होती है। अगर इतने बड़े खिलाड़ियों की, इतने बड़े बड़े लोगों की जब FIR लॉन्च नहीं होती तो गांव देहात में छोटे गरीब लोगों की कहाँ FIR लॉन्च होती होगी? वहाँ कोई सिस्टम नहीं है। तो 10% भी अगर आप मानते हो तो इसको 100% पे लाने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा। तो ये टोटल फिगर एक ही राज्य का 56,000 से आपका बन जाएगा 5,60,000। क्राइम्स अगेंस्ट विमेन की बात कर रहा हूँ मैं, NCRB का नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप ये देखते हैं कि उन्हीं का ये इतना बड़ा आंकड़ा है, तो बाकी क्राइम कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट विमेन में शायद मेरे को नहीं लगता कि वो भ्रूण हत्या के केसेस जोड़े जाते होंगे उसमें, हो या डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जोड़े जाते होंगे, या डाउरी डेथ के भी कितने जोड़े जाते होंगे। तो चलो 5,60,000 केसेस खाली यूपी में है, बाकी राज्यों में भी 40,000 का आंकड़ा दूसरे नंबर पर कांग्रेस का है, राजस्थान का, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल है, TMC ममता बनर्जी का राज्य। अब देख सकते हैं कितना बुरा हाल है। 40,000 वहाँ पे है, 56,000 यूपी के क्राइम्स अगेंस्ट विमेन का और 40,000 समथिंग राजस्थान का है। उसको भी अगर 10 से गुणा कर दो 4 लाख के करीब बनता, तो 4 लाख एक तो टोटल नंबर ऑफ क्राइम्स इन इंडिया इज़ वेरी हाई। तो यहाँ पे क्राइम इतना ज़्यादा है, महंगाई इतनी बुरी तरह हो जा रही है, तमाम चीज़ों के रेट बढ़ चुके हैं, जनता भूखी मर रही है और हाहाकार मच रहा हो। इस समय देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। ऐसे में अब ये नोटबंदी से क्या होगा आप सोच सकते हो, कितना पैनिक फैल सकता है इस देश के अंदर, क्या हालात हो सकती हैं आप सोच भी नहीं सकते हो क्या हालत हो सकती है। मार्केट क्लैप्स हो जाएगी, लोग घबरा जाएंगे, पैनिक के अंदर लोग पैसा खर्च करना बंद कर देंगे, लिक्विडिटी मार्केट से गायब हो जाएगी। काफ़ी समय तक रहेगा इसका इम्पैक्ट, क्योंकि पिछली नोटबंदी का कई साल तक इम्पैक्ट रहा था और लोग बहुत बुरी तरह बर्बाद हुए थे। उसके बाद कोरोना ने बर्बाद करा, वो भी 2-3 साल लग गए रिकवरी करते करते, अभी तक भी लोग उभर नहीं पाए उससे। छोटे मोटे दुकानदार तो पूरी तरह बर्बाद हो गए, गरीब लोग तो दफन हो गए, समझ लो उनको कब्र के अंदर पहुंच चुके हैं। लोग क्या खाते हैं बेचारे गरीब लोग, आप सोचो कि अनाज भी नहीं है उनको खाने के लिए, तो क्या खाते होंगे, कैसे जीते होंगे इस देश के गरीब लोग, आप सोच के भी एक सिरहन सी दौड़ती है
कि जो सही लोग होंगे वो तो उनको तो लगेगा कि ये बहुत गलत है। एक जो सिस्टम है उन जनता की तो सोची ही नहीं जाती। उनको तो सिर्फ एक बात बोली जाती है, जय श्री राम बोलो, भारत माता की जय बोलो, चाहे खाली पेट हो। लेकिन उनको कौन समझाए कि खाली पेट भगवान के भजन भी नहीं हो सकते। तो ये पूरा जो सिस्टम है इसका ग्लोबल इम्पैक्ट भी पड़ेगा। इंडियन इकॉनमी जब क्रैश होती है, हिंदुस्तान आज की डेट पे भारत दुनिया का दूसरा, और चाइना तो अब चाइना को सुपरसीड कर चुके हैं पॉपुलेशन में। तो अगर पॉपुलेशन वाइज देखें तो दुनिया का नंबर 1 एक कंज्यूमर पोटेंशियल मार्केट है इंडिया का। वो चाइना है, लेकिन चाइना के अंदर कुछ रुकावटें भी हैं, जैसे वहाँ की पार्टी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, न्याय व्यवस्था है, उसमें भी एप्पल और दूसरी बड़ी कंपनियां हार चुकी थी वहाँ अपने केसेस, और वहाँ से भाग भी चुकी है कई कंपनियां। उनके जो वायलेशन है, आईपीआर वायलेशन भी बहुत ज़्यादा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वायलेशन है वहाँ पे ज़्यादा, इंडिया में है लेकिन थोड़ा बहुत उस लेवल तक नहीं है। बड़ी कंपनियों का नहीं हो पाता, छोटे मोटे तो हो जाता है थोड़ा बहुत। तो लेकिन उसके अलावा फिर यहाँ लीगल सिस्टम है। दूसरा लैंग्वेज बैरियर नहीं है, यहाँ पे लैंग्वेज समझते हैं लोग, वहाँ पे चाइना में वो भी नहीं समझते। चाइना एक तरह से उनकी प्रेफरेंस भी नहीं है। और फिर जो उनकी जो आपस में टकराव है, कन्फ्रंटेशन है चाइना का जो यूएस एलाइज का, वो भी उसको भी एंगल से अगर देखा जाए तो चाइना को वो प्रेफर करते नहीं, वो हमेशा इंडिया को प्रेफर करते हैं। लेकिन इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आत्मनिर्भर भारत की बात करी जाती है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत को छोड़ो, यहाँ पे आज की डेट पे इनके कुछ भी बस के नहीं है। सारा प्रोडक्ट जितने भी एक्सपोर्ट करते हैं आज भी, तमाम चीज़ें, मैं क्या बताऊँ आपको, तमाम चीज़ें अपने जनता के लिए, बाकी लोगों के लिए, विरोधी पार्टियों के जो इंडस्ट्रीज है जो उनको सपोर्ट करते हैं, फंड करते हैं, उनके प्रोजेक्ट को रोकने के लिए आत्मनिर्भर भारत लगाया जाता है। उनको मना करा जाता है कि आप चाइना से इंपोर्ट नहीं करोगे। और इनके जो बंदे वो सब संत बोलते हैं इनको कि ये तो सब हमारी पार्टी के सारे संत हैं, दूसरों के अपराधी हमारे सारे संत। तो ये दूसरे अपने सब लोगों को अलाउ कर रखा है। सब लोग, कोरोना के समय भी काफ़ी प्रोडक्ट्स जो कोरोना के थे वो चाइना से आते थे तब भी, और जो मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह हैं जो कि सस्ते दाम पे चाइना से उपलब्ध होते थे। आम जनता को, देश की जनता को बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो बॉडी पार्ट्स हैं जो लगते हैं अंदर, जो आर्टिफिशियल पार्ट्स, वो यूरोपियन जो कंपनी से बहुत महंगा बेचती हैं, बहुत महंगा। अच्छी उनके प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, आई अंडरस्टैंड कि बहुत क्वालिटेटिवली मच बेटर, लेकिन उनके रेट भी बहुत हाई हैं। सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर पाते हैं उनको, लेकिन देश के लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। किसी की हड्डी टूट गई, किसी का क्या हो गया, कि आम जनता नहीं कर सकती। तो वो सस्ते दाम पे बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स और जो पार्ट्स हैं वो चाइना प्रोवाइड करता था, और वो उन्होंने बैन लगाया ये कहने के लिए आत्मनिर्भर भारत की आड़ में उनको, जनता को, कि तुम नहीं करोगे, लेकिन अपने बंदों को अलाउ करके रखा। तो उन्होंने खूब नोट उठे हैं, बहुत सारी चीज़ें, सैनिटाइज़र ले लो, तमाम चीज़ें, मास्क वास्क सब कुछ चाइना, वो किट जो थी वो भी चाइना से इंपोर्ट होती थी, लगातार होती थी। जनता को मना करा जाता था। वो सिर्फ आत्मनिर्भर भारत से एक लक्ष्य साधना था कि अपना सिद्धि, स्वार्थ सिद्धि हो जाए, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, ऐसे की तैसी कराए जनता। तो ये इनका लक्ष्य है। तो आपको जनता को समझना चाहिए कि अब क्या क्या हो सकता है। ग्लोबल क्राइसिस जो उसका जो इंडिया की मार्केट कोलैप्स होती है, और अगर इंडिया की मार्केट अगर कोलैप्स होती है, और ये इसका क्योंकि नंबर 1 मार्केट कंज्यूमर पोटेंशियल मार्केट है, उसमें जितने भी इन्वेस्टमेंट है, यूएस इन्वेस्टमेंट और दूसरे अमीर देशों के जो इन्वेस्टर्स हैं यहाँ इन्वेस्ट करते हैं इस देश के अंदर, उनका पैसा भी डूबेगा, उनको भी मार्केट धराशायी होगी, हालत ख़राब होगी, उससे ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया की साख पे भी, और जो सारा इन्वेस्टमेंट है वो भी वापस भाग सकता है ऐसे के अंदर पैनिक सिचुएशन में। तो ग्लोबल इन्वेस्टर भी भागेंगे यहाँ से, और मार्केट उससे फर्दर कोलैप्स करेगी। और उसको आर्टिफिशियली, सुपरफिशियली बनाए रखने के लिए इंडस्ट्री दोस्तों को बोल के शेयर मार्केट को लगातार बिकवाली और ख़रीदारी करवाने से उसे ये एक थोड़ा सा टाइम के लिए आप मार्केट को अप करके दिखा सकते हो, इन्वेस्टर को धोखा दे सकते हो उस चीज़ को जो कि शेयर मार्केट में लगातार दिया जा रहा है धोखा, आर्टिफिशियल धोखा बनाया जा रहा है कि ये अब जा रही है, एकदम से डूबने लगती है, फिर उसको उठा देते हैं ज़बरदस्ती। तो वो पूरा समझ में आता है, समझदार लोगों को सब कुछ समझ में आता है, लेकिन जनता नहीं समझती, जनता को नहीं पता चलता है, जनता डुबा देती है अपने पैसे, और जनता का ही नुकसान होता है। जनता कंगली हो जाती है, कंगाली छाएगी, देश में हाहाकार मचेगा। हो सकता है कि सिविल वार की सिचुएशन पाकिस्तान जैसे इंडिया में भी फ्यूचर में हो सकती है पॉसिबल। और ये अब उनको जो विपक्ष पार्टियों को धराशायी करने के लिए जो नोटबंदी कर रही है, और फ्यूचर में 500 का नोट भी बंद हो सकता है। बी श्योर अबाउट इट, बी रेडी, क्योंकि 2000 का नोट बंद हुआ है, जिनके पास स्टॉक होगा उनका नुकसान हुआ है। अब आने वाले समय में 500 का नोट भी बंद होने के पूरे चांस है, जैसा कि सरकार की प्लानिंग है कि वो इलेक्शन इसी तरह जीतेगी। और देखते हैं आगे क्या होता है। कि मैं तो प्रे करूंगा कि गॉड की हमारे देश के अंदर कभी भी ऐसी हालात ना हो, पाकिस्तान जैसी इतनी बुरी हालत, लेकिन लगातार महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, सरकार का कंट्रोल नहीं है,
सरकार घबराई पड़ी है, पैनिक, ऊपर से जय श्री राम बोलते हैं, जय बजरंगबली बोलते हैं, लेकिन अंदर से हालत सबकी ख़राब है। और ये पैनिक सिचुएशन है, इसमें लूट मच रही है देश में कि पैनिक सिचुएशन में जब जहाज़ डूबने की कगार पे होता है तो चूहे इधर उधर भागते हैं। तो ये पैनिक सिचुएशन में कभी भी पास में अगर आपने देखा होगा कि तमाम पास की सरकारें भी जो करप्ट थी, वो क्या करती, जैसे भी पैनिक सिचुएशन बढ़ती है देश में आर्थिक, उसमें लूट-मार मच जाती है। जब भी सरकार कोई डूबती है, 2011 से पहले भी जब सरकार डूबने के चांस थे, जब 11-12 के बाद इतने बड़े-बड़े स्कैम करने लगी थी वो कांग्रेस की गवर्नमेंट भी। अब ये भी सेम स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम। अब इनके तमाम बड़े-बड़े स्कैम है। कोरोना के समय भी 2 लाख करोड़ की जो क्रेडिट लिमिट घोषित करी थी, किसको दिया, किसको लिया, कौन जानता है, किसको राइट ऑफ कर दिया दे के, कौन पूछ रहा है, किसी से कोई पूछ तो रहा है ना, किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे को। आपने तो घटा दिया अकाउंट से, 2 लाख की क्रेडिट लिमिट है। अब किस किसने लिए, किसको दिया, आपने एयरलाइंस कंपनी को दिए, बिल्डर लॉबी को दिए, जिनको जरूरत नहीं है उनके पहले ही बहुत पैसा है। एक आम आदमी को आपने बोला, लाल किले की प्राचीर से आपने बोला 50,000 तक का लोन मिल सकता है जनता को, 50,000 का लोन बिगर क्वालिटी गारंटी के। लेकिन जब वो बैंक गए तो बैंक वालों उन्होंने भगा दिया, 20,000 का भी लोन नहीं दे रहे कि जाके मोदी से ले लो, हम नहीं दे सकते। तो मतलब अंदर की सेटिंग है, आप मना कर दे तो बैंकों की अपनी आपकी मर्जी है, देना चाहते तो दो, आपकी मर्जी है मत दो। उन्होंने तो अनाउंस कर दिया, बात खत्म। इलेक्शन का नारा था, जीत गए, जनता रो रही है, रोने दो। आज चाय मिल रही है, चाय भी पानी मिला के पीनी जनता, भूखी मरेगी जनता इस देश की, जैसा हालत है। और जो अगर सिविल वार हो गया तो क्या करेगी भूखी जनता, तो सिविल वार ही होगा जैसे पाकिस्तान में हो रहा, रोटी के पीछे लड़ाई हो रही है, आटे के पीछे लड़ाई हो रही है। यही हालत देश की भी होगी। कब तक आप भारत माता की जय बोल के भूखे पेटों को कंट्रोल कर सकते हो, उनका ध्यान बटा सकते हो, लेकिन कब तक? लेट्स सी, इज टू बी सीन टू बी बिलीव्ड। थैंक यू सो मच।